हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमसे श्रेया ने शेयर करी है। थैंक यू श्रेया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आज की जो कहानी है ना उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे कोई इंसान जलन के चलते किसी की ज़िंदगी इस हद तक ख़राब कर सकता है। कहानी आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमें कुछ नाम को जानना पड़ेगा। तो मैं कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। श्रेया के जो फादर थे उनका नाम था अशोक। श्रेया के चाचा जी का नाम था अतुल। श्रेया की दादी का नाम था आशा। और श्रेया के जो बाबा थे उनका नाम था राम। और इस इंसिडेंट के बाद श्रेया के जो चाचा जी थे अतुल, वो मेंटली पूरी तरीके से डिसेबल हो गए। और अब ये पूरी कहानी मैं नाम के साथ बताऊंगा। तो आई होप कि जो मैंने नाम बताया वो आपने उस पर ध्यान दिया हो। राम सिंह की जॉब काफ़ी अच्छी थी, और वो भी उस ज़माने में जब आमतौर पर लोगों की इतनी अच्छी जॉब हुआ नहीं करती थी। और इसी वजह से उनके घर में अच्छा खासा पैसा था। राम सिंह के जो पापा थे उन्होंने 2 शादियां करी थी। तो एक फैमिली जो एक वाइफ थी उनसे राम सिंह थे, और जो दूसरी वाइफ थी उनसे उनके बाकी सौतेले भाई हुए थे। अब क्या होता था, एक घर में एक फैमिली रह रही है, मतलब राम सिंह और उसकी फैमिली रह रही है, और दूसरे घर में अगल बगल में ही वो जो बाकी सौतेले भाई बहन वो सब थे वो रहते थे। अब राम सिंह की जॉब काफ़ी अच्छी थी, अच्छा खासा पैसा था, जिस वजह से राम सिंह की शादी जो होती है वो भी एक अच्छे खासे ख़ानदान की लड़की से होती है। मतलब जो राम सिंह की वाइफ थी वो भी काफ़ी अमीर घर से बिलोंग करती थी। जो शादी होती है वो बहुत धूमधाम के साथ होती है। और यही सारी तरक्की देखकर जो बगल में रह रही थी, जो सौतेले भाई, उनकी मम्मी, सौतेली माँ, वो सब बहुत ज़्यादा जलते थे राम सिंह से, उसकी पूरी फैमिली से। ढंग से बात तक नहीं करते थे इनसे, इतनी जलन थी उनके अंदर। राम सिंह भी हमेशा उस फैमिली को अवॉइड करता था, लेकिन राम सिंह को नहीं पता था कि इस जलन का जो खामियाजा था वो उसके फैमिली, उसके बेटे अतुल को इस कदर चुकाना पड़ेगा। गोरखपुर के एक पुराने मोहल्ले में राम सिंह ने अपना घर तोड़कर नए तरीके से बनवाना शुरू किया। पुराना घर मिट्टी ईंट का बना था, लेकिन अब वो सोचते कि अपने घर को तोड़कर नए सीमेंटेड और जो नया स्टाइल है उस समय जो चल रहा था उस तरीके का घर बनाया जाए। राम सिंह की गवर्नमेंट जॉब थी, पैसा भी था और सोसाइटी में इज्जत भी। इसलिए घर रेनोवेट करते वक्त उन्होंने एक चीज़ पर खास ध्यान दिया। नए टाइल्स, बड़ी खिड़कियाँ, सुंदर लॉन और एक अलग से गेस्ट रूम तक बनवाया गया था। मोहल्ले के लोग देखकर कहते, राम सिंह का घर तो शहर के सबसे अच्छे घरों में से एक है। लेकिन ये बात सबको पसंद नहीं आई। राम सिंह के सौतेले भाई और उनकी माँ उस बगल में रहते थे, और जब भी घर में कंस्ट्रक्शन होती वो घर की छत में खड़े होकर तीनों घर को देखते रहते, और उनकी आंखों में जलन साफ साफ नजर आती थी। और आशा को भी ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, लेकिन राम सिंह आशा को बोलता था कि इन लोगों को अवॉइड करो, इनसे फालतू में लड़ोगे तो फालतू में हमारे ऊपर ही कीचड़ उछलेगा। वही है ना, कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो आपके ऊपर भी आएगा, वही वाला सीन था। तो जब ये घर पूरा रेनोवेट हो जाता है, बन जाता है, तो राम सिंह अपनी वाइफ आशा और अपने दोनों बेटे अतुल और अशोक के साथ घर में गृह प्रवेश करते हैं। उस दिन घर में बहुत खुशियां थी। दोस्तों और रिश्तेदारों के आने जाने से घर में रोशनी और शोरगुल था। अतुल और अशोक खुशी से नए कमरों में दौड़ रहे थे, कभी छत पर जाते, कभी लॉन में खेलते। सबको लग रहा था कि ये घर उनके लिए नई शुरुआत होगी। लेकिन राम सिंह को नहीं पता था कि इस घर की दीवारों के पीछे एक बड़ी नफरत छुपकर बैठी है, और वो नफरत आने वाले दिनों में इनके परिवार का सुख और चैन दोनों को छीनने वाली थी। नया घर बनने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। आशा घर संभालती, अशोक पढ़ाई में बिजी रहता, और सबसे छोटा अतुल, वो तो घर की जान था। वो उस वक्त करीबन 8 साल का था और हमेशा खेलता रहता और रोता भी रहता। वो बहुत रोतड़ू था, हमेशा रोता रहता था, छोटी छोटी चीज़ों पे रोता रहता था। अतुल की आदत थी सुबह स्कूल के बाद शाम तक फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना, और हर वक्त हंसी मजाक, शैतानी और प्यार से घर में घूमना। लेकिन नए घर में शिफ्ट होने के कुछ ही हफ्तों बाद ही अतुल का ये बिहेवियर बदलने लगा। धीरे धीरे ये चीज़ें सबने नोटिस भी करी। अतुल जो हमेशा रोता रहता था या फिर हंसी मजाक करता रहता था, खेलता रहता था, वो एकदम शांत होने लगा था। खिलौने उसके सामने होते पर वो उनसे खेलता ही नहीं। स्कूल में टीचर्स ने भी कहना शुरू किया कि अतुल पहले बहुत तेज था, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता था, बट अब उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता अच्छे से। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि अतुल को स्लीप वॉकिंग की दिक्कत आने लगी थी। अचानक से आधी रात को उठकर अतुल कहीं भी चल पड़ता, कभी सीढ़ियों पर खड़ा मिलता, कभी अंधेरे कमरे में छुप कर दीवार को ताकता रहता। अतुल की हंसी जैसे कहीं खो गई थी।
जो बच्चा पहले सबका प्यारा था अब वो अजीब हरकतें करने लगा था। कभी बिना वजह चिल्लाने लग जाता, कभी खुद से बातें करने लग जाता। एक दिन आशा ने देखा अतुल खिड़की के पास खड़ा था और हवा में देखकर बोल रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पर तुम सुन क्यों नहीं रही हो। आशा घबरा कर बोलती है कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो। तो अतुल अपनी माँ को देखकर एकदम वही एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है कि उसी से जो हर रात मुझे बुलाता है। माँ को भी लगा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा था अंदर से। राम सिंह और आशा पहले ये समझने लगे कि शायद अतुल किसी स्ट्रेस में है या स्कूल का प्रेशर होगा, पर जैसे जैसे दिन बीते अतुल और भी अजीब होता गया। उसकी आंखें अक्सर लाल रहती, जैसे सदियों से सोया ही नहीं है। पूरे दिन चुपचाप रहना और आधी रात को चीख पड़ना ये उसके लिए आम बात हो गई थी। कभी कभी तो उसकी आवाज़ भी बदल जाती, पतली बच्चे जैसी आवाज़ थी उसकी, लेकिन कभी कभी इतनी भारी हो जाती जैसे मानो कोई मर्द बोल रहा हो। और आशा के लिए सबसे बड़ा झटका तब था जब एक रात उन्होंने अतुल को आईने के सामने खड़ा देखा। वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर मिरर में उसकी इमेज ही नहीं थी। ये देखने के बाद आशा समझ गई थी कि जो भी हो ये सब नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इस बारे में अपने हस्बैंड को बताया, पर काम के सिलसिले में राम सिंह ने इस पूरी बातों पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब एक रात की बात है, अशोक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और रात हो गई थी। रात को अशोक को कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अशोक समझ गया अतुल होगा, स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा। बाहर जाकर देखता है तो जो उसे दिखता है, अशोक वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसका खून तक जम गया था, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर अतुल नहीं था बल्कि एक लंबी काली परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, लेकिन जो उस परछाई के पैर थे वो सीढ़ियों को छू तक नहीं रहे थे। अशोक ने जोर से चिल्लाया, माँ। मम्मी पापा सब भागते हुए आए और देखते हैं कि अशोक वहाँ पर डर के रो रहा है। अशोक जब उन्हें सब कुछ बताता है तो देखते हैं कि सीढ़ियों में कुछ भी नहीं था। पूरा घर एकदम खाली था, कोई परछाई नहीं, कुछ भी नहीं। अशोक उस समय सिर्फ 15 साल का था। तो सबको लगता है कि बच्चा है, डर गया होगा, कुछ हॉरर देख लिया होगा, हॉन्टेड वॉन्टेड चीज़ें सोच ली होगी। होता है, बच्चों को ज़्यादा डर रहता है। तो माँ बाप ने भी उसे ऐसे ही सुला दिया कि कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, वहम था, सपना था बोलकर सुला दिया। अब वो उसे सुला ही रहे थे कि तभी उन दोनों को किसी के सिसकियों की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत रो रही हो। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये औरत की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब ये दोनों ध्यान देते हैं तो ये आवाज़ इन्हीं के रूम से आ रही थी जहाँ पर अतुल अकेले सो रहा था। अब ये जो रोने की आवाज़ आती है तो जो आशा होती है वो जाती है अतुल के रूम के पास कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जो राम सिंह होता है वो अशोक को अभी भी संभाल रहा है कि बेटा कुछ नहीं करके सुला रहा है। अब जैसी आशा रूम के पास जाती है और गेट खोलती है, वो देखती है कि अतुल सो रहा था और उसके सर के जस्ट ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। और वो औरत रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी। सीधा आशा को देखते हुए हंस रही थी। आशा तो मानो आज जम गई थी। आशा चिल्ला उठती है। जैसे आशा चिल्लाती है वो औरत और ज़्यादा हंसने लग जाती है। मतलब वो एक्सप्रेशन से हंस रही है लेकिन आवाज़ उसके रोने की थी। ऐसा लग रहा था वो औरत ना इंतज़ार कर रही है आशा के आने का, और जब वो आई है तो उसे देख के एक्साइटेड हो गई और हंसने लग रही है। जैसे राम सिंह को आशा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, राम सिंह भागता हुआ आता है, आशा को पूछता है कि क्या हुआ। आशा रोती हुई आंखों से बोलती है कि वो अतुल के पास वहाँ पे एक औरत थी। राम सिंह उस साइड देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं, लेकिन अतुल के सर के पास ना बहुत सारे बाल गिरे हुए थे औरत के। राम सिंह वो चीज़ नोटिस करता है। राम सिंह आशा को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अशोक की बातें तुम्हारे सर पे हावी हो गई, तुम बिल्कुल मत सोचो इन चीज़ों के बारे में। और ऐसे करके अपनी फैमिली को कैसे तो करके काम डाउन करता है और सुला देता है। राम सिंह बोलता तो है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में था कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। और इस वजह से अब राम सिंह इन सारी चीज़ों पर नज़रें गड़ाए बैठ जाता है। मतलब वो नोटिस करने लग जाता है एक एक चीज़ को। राम सिंह को कंफर्म करना था कि सच में यहाँ पर कुछ है या फिर सही में सब कुछ सिर्फ वहम हो रहा है। और अगले ही दिन करीब रात के 3 बज रहे थे। अतुल की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। सब भाग कर जाते हैं और जो मंजर देखते हैं वो देखकर सब सन्न रह जाते हैं। अतुल अपने बेड पे उल्टा झुका हुआ था और उसके सामने एक ब्लैक कलर की शैडो बन रही थी। और जब अतुल कुछ बोल रहा था तो वो आवाज़ सिर्फ अतुल की नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था 3-4 लोग मिलकर अतुल के अंदर है, और 3-4 लोग वो आवाज़, मतलब वो आवाज़ मैं बता नहीं सकता वो कैसी थी। वो ऐसी थी जैसे कि मानो 3-4 लोग मिलकर वो चीज़ें बोल रहे हैं। और उस आवाज़ में अतुल सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था कि वो मुझे लेने आया है, मुझे जाने दो। राम सिंह अतुल को पकड़ते हैं
और उसे सही सही करते हैं, पर अतुल एकदम एग्रेसिव हो जाता है। वो 8 साल का बच्चा उनके कंट्रोल के बाहर था। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। राम सिंह, आशा, इनफैक्ट अशोक भी मिलकर अतुल को पकड़ नहीं पा रहे थे। कैसे कैसे करके वो बहुत दिक्कत के साथ थोड़ा सा कंट्रोल में लाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब उन्होंने अतुल को कंट्रोल कर दिया, अतुल शांति से बैठ गया, वो अपना जो ग्रिप होती है ना थोड़ी सी ढीली करते हैं, और उसी समय अतुल एकदम से वहाँ से उनके हाथों से निकल जाता है और सीधा भागता है छत की तरफ। सब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अतुल को कोई पकड़ ही नहीं पाता। इतनी तेज़ी से वो भाग रहा था और हंसते हंसते भाग रहा था। और जब ये सब छत पे जाते हैं तो देखते हैं कि अतुल तो छत में था ही नहीं। दरअसल अतुल ने उसी रात को, रात के 3-4 बज रहे होंगे और पूरा इलाका सुनसान था, सब सो रहे थे, उस समय पर अतुल ने छत से छलांग मार दी थी। अतुल की माँ आशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अशोक भी रोने लग जाता है और पापा बेचारे राम सिंह सीधा भागते हैं, अतुल को उठाते हैं, नेबर के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ऊपर मेरे फैमिली का ध्यान रखना, वो अब मेरी बीवी बेहोश हो गई है। और जो कुछ और दोस्त लोग होते हैं उन्हें बुलाकर सीधा हॉस्पिटल निकल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, अतुल को वहाँ पर हॉस्पिटलाइज करा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन थैंकफुली वो बच जाता है। बट अभी भी अतुल को बहुत गहरी चोट आई थी, ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर अतुल का ऑपरेशन शुरू होता है और वहाँ पर राम सिंह, अब हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था इनके घर से, तो भागते हुए जाते हैं आशा को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो भी बेहोश हो गई थी। अशोक भी इनका छोटा सा बेटा था, वो भी अकेले था। तो भागते हैं तो पता चलता है कि जो आशा और अशोक है वो पड़ोस वालों के घर पे है। वो तो अपने घर गए थे सबसे पहले देखने की कहाँ है। घर पूरा खाली था और तब राम सिंह को दिखता है कि इनके घर में एक औरत चल रही थी, और वो चलते चलते जहाँ अतुल सोया हुआ था ना, वहाँ पे भागती हुई, मतलब चल भी नहीं थी, भाग रही थी, और भागते हुए वो अतुल के रूम में चले गई है। और जैसे ही राम सिंह उस औरत को ऐसे जाते हुए देखता है, उसको ना चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि आशा की थी, जो कि बगल वाले घर से आ रही थी, पड़ोसियों के घर से। राम सिंह भागता है, सीधा पड़ोसियों के घर पे जाता है और जाके देखता है तो आशा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो बस अपने बच्चे को पुकार रही थी कि मेरा अतुल, वो क्या हो गया, ये वो करके। तो जाता है और उसे समझाता है कि अतुल एकदम ठीक है, अतुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो गिरा था लेकिन वो सेफ़ है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐसे करके फिर आशा को जान में जान आती है, क्योंकि पहले उसे नहीं पता था कि अतुल की क्या कंडीशन है। उसके सामने तो बस उसका बेटा नीचे गिरा है। माँ के दिमाग में जाता है, वो यही चाहता है कि मेरे बेटे की सेफ्टी, और उसे कितनी चोट आई होगी, उसका क्या हाल होगा। जब उसे पता चलता है तो थोड़ा सा रोना कम होता है। सब समझ जाता है कि इस घर में अभी जाना नहीं है। पड़ोसी बोलते हैं कि एक काम करो, आप हॉस्पिटल जाओ, आशा और अशोक को यहीं छोड़ दो, आज रात वो यहीं रहेंगे। और जो उस घर में जो मर्द थे वो भी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। राम सिंह को बोलते हैं कि यहाँ पे औरतें सही है, सलामत है, हम दोनों साथ चलते हैं, हॉस्पिटल जाके बच्चे को देखते हैं। ऐसे ही होता है। राम सिंह और वो जो उसके दोस्त थे वो सब हॉस्पिटल जाते हैं, और आशा अशोक यहाँ पर पड़ोसियों के साथ ही रह रही थी। अब आशा ने अपनी माँ को कॉल करके सारी चीज़ें बता दी थी। तो आशा की माँ बोलती है कि कुछ भी हो जाए, हमें पंडित जी के पास जाना है तुरंत, और वहाँ पे पूजा करवानी है। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब पंडित जी आते हैं तो वो बताते हैं कि आपके घर में किसी ने काला जादू करवाया है, और चीज़ें तब तक नॉर्मल नहीं होगी जब तक वो जो चीज़ें तुम्हारे घर के अंदर है वो हट नहीं जाएंगी। अब राम सिंह पूरे घर की तलाशी लेते हैं, एक एक जगह एक एक कोना छाना मारते हैं, लेकिन उन्हें उस घर में कुछ भी नहीं मिलता जो कि काले जादू से रिलेटेड हो। अब वो जाते हैं, पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं था, मैंने हर एक जगह छान मार दी, पूरा घर यहाँ से वहाँ कर दिया, उतर पुतर कर दिया, एक एक कोना देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर पंडित जी बताते हैं कि जो भी चीज़ है ना वो घर में ऐसे मिलेगी नहीं, रखी नहीं गई है, गाड़ी गई है। और फिर वो बताते हैं कि जो जहाँ पर अतुल सोता है, एग्जैक्टली जो बेड है उसके नीचे जो टाइल्स है उन्हें उखाड़ो और उसके नीचे तुम्हें कुछ मिलेगा। ठीक है। राम सिंह जाता है, लेबर लेकर जाता है, बेड हटाता है, टाइलें उखाड़ता है, और फिर देखता है कि उसी जो बेड है एग्जैक्टली उसी के नीचे एक कलश गड़ा हुआ था। और कलश के अंदर क्या था वो कोई नहीं देखता, खोलते ही नहीं कलश को, सीधा लेकर आते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी आप सही थे, ये नीचे गड़ा हुआ था। पंडित जी बताते हैं कि एक काम करो, घर के पीछे पूरा जंगल सा था इलाका, तो बोलते हैं कि उस साइड एक पीपल का पेड़ होगा, उसके पास जाकर इस कलश को गाड़ दो, दिखना नहीं चाहिए ऊपर, गाड़ दो। राम सिंह जाता है, पीपल के पेड़ ढूंढता है, कलश को गाड़ देता है, वापस आता है। पंडित जी उसके बाद घर में आते हैं, और जहाँ पे वो कलश गाड़ा हुआ था वहाँ पर गंगा जल लेते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उसके बाद पूरे घर की शुद्धि कराई जाती है, वहाँ पर हवन कराया जाता है। जिसके बाद पंडित जी बताते हैं कि अब जो भी यहाँ चीज़ थी
वो अब मौजूद नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। सबको लगता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल लाइफ वापस से शुरू हो जाएगी, जो कुछ भी था चला गया। लेकिन सबको गलत लगता है, क्योंकि इस घर में तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में जो अतुल एडमिट था वो बेचारा मेंटली डिसेबल हो जाता है। उसके सर पे इतनी जोर से चोट लगी कि वो मेंटली डिसेबल हो गया। उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और डॉक्टर्स ने बताया कि हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन चोट इस कदर लगी थी कि हम अगर और ज़्यादा कोशिश करते तो अतुल की जान तक बात आ जाती। अभी तो फिर भी वो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी मेंटली हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाएंगी। और असल में हुआ भी ऐसा ही। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, अशोक भी बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी थी, अच्छी जॉब भी लगी उसकी, लेकिन अतुल पूरी तरीके से पागल हो गया। आज के टाइम में अशोक की बेटी भी हो गई है श्रेया, लेकिन अतुल, ना उसका कोई परिवार है, ना कोई देखने वाला। बेचारे को हर जगह दिखा दिया, हर एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अतुल ठीक ही नहीं हो पाया। उस एक दिन ने, उस एक जलन ने अतुल की पूरी ज़िंदगी बदल दी। श्रेया भी बोलती है कि इनके पूरे परिवार को पता है कि वो किसने करा था। वो जो भाई बहन रह रहे थे ना बगल में, जलने वाले जो भाई थे, वो उनकी माँ थी, उन्होंने ही करवाया था। लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। अतुल की पूरी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला उनको। मतलब बोलना चाहते थे, आशा तो मार देना चाहती थी, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है। एक बेटे की हालत ख़राब कर दी है, दूसरे की करते क्या पता चलेगा। ऐसे लोगों को बस दूर रहो। और आज की डेट में जो वो पूरा परिवार है, उनकी बहुत गंदी कंडीशन है। उनके साथ क्या हुआ, जो 2 बेटे थे, एक की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और जो दूसरा है वो बस दारू पी के पड़ा रहता है। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी रहती है उसकी। उसका भी कोई परिवार नहीं है, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। और माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, और उसके बाद भी अब खुद काम करना पड़ता है। खुद जाके बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, क्योंकि एक बेटे की मौत हो गई और दूसरा बेटा तो जिंदा लाश है, सिर्फ सांस ले रहा है और कुछ नहीं। कहते हैं कि ये जो काला जादू करवाते हैं या किसी को हार्म करने के लिए दूसरी एंटिटीज़ की मदद लेते हैं, इनकी मौत बहुत बुरी होती है, इनके साथ बहुत बुरा होता है। आप अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ऊपर वाला सब देखता है, और सबको उनके कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, और इसी ज़िंदगी में देना पड़ता है। तो कभी कोई सोच रहा हो कि मैं काला जादू करके ये कर दूँ, वो मेरे अभी शैतान मूवी आई थी, और मेरे को पता है, मतलब मूवी अच्छी थी, जो शैतान मूवी आई या वश बोल दो। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न पता है उस समय क्या था, जब मैं देखने गया था, कि यार ये जो मूवी है ना, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी काला जादू करने के लिए, आज की जनरेशन को, कि कैसे आप वशीकरण कर सकते हो, कैसे कुछ भी खिलाकर आप उनसे वो सब करवा सकते हो जो करवाना चाहते हो। कितने आशिक लोग आज की डेट में घूम रहे हैं जिनको उनका प्यार नहीं मिला, और वो जब ये मूवीज़ देखेंगे तो वो सबसे पहले यही सोचेंगे क्यों ना हम भी ये सब सीख लें, तो हम भी अपने प्यार को पा सकेंगे, वशीकरण कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज की जनरेशन सिर्फ प्यार के भरोसे तो जी रही है। प्यार नहीं मिलेगा तो हम तो जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। और मैंने कई ऐसी कहानियाँ सुनी है जो प्यार के चलते सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, सीखते हैं, वशीकरण करने का ट्राई करते हैं। किसी से होता है, किसी से नहीं होता, लेकिन ट्राई बहुत लोग करते हैं। लिटरली पोस्टर्स मैंने देखे हैं दिल्ली में, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ना, तो मैंने बहुत पोस्टर देखे हैं जिसमें लिखा होता है अपने प्यार को हासिल करने के लिए, वशीकरण करवाने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट करें, ये करें, वो करें। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में इतना सा भी आ रहा है, आपके कोई दोस्त है या कुछ है जिसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि वशीकरण करवा लूँगा, ये करवा लूँगा, तो प्लीज़ जानिए कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं, या काला जादू का इतना सा भी कुछ करने का ट्राई करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। आप भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। ये किस्मत की बात है भाई। आज आपने कुछ कर लिया ना, तो कल इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, और जो हिसाब चुकाना पड़ेगा ना, वो बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी के दिमाग में ज़रा सा भी आ रहा है ना काला जादू ये सब करने का, या मदद लेने का किसी तांत्रिक के पास जाकर, या कुछ भी, मत करना। जिसे पाने के लिए इतना दर बदर ठोकर खाओगे ना, कब हाथ से चला जाएगा और क्या कुछ हाथ से जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी अतुल की कहानी, एक 13 साल के बच्चे की जिसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ जलन के चलते। और उनको क्या मिला, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके क्या मिला? उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर हो गई। वो लोग ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदगी जीने लायक नहीं रही उनकी भी। और सांस ले रहे हैं और रो रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने ये सब क्यों करा। दूसरों से जलने से, दूसरों के ऊपर इतना सब करने की बजाय खुद पे काम किया होता तो आज वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। बट उन्होंने जलन का रास्ता चुना, शॉर्टकट चुना, और आज जो उनके साथ हो रहा है वो सबको पता है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आई होप कि जो मैंने आखिरी में ज्ञान दिया है, ज्ञान नहीं है यार, मतलब मैं बस चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, खासकर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो बस गलत रास्ता ना चुने। वो एक ऐसा शॉर्टकट ना ले जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, या वो किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना कर दें। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।